नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि यहां पर रीट की तैयारी करवाई जा रही है, जिसमें सारे सब्जेक्ट का आपके इंक्लूड, चाहे लेवल फर्स्ट हो या सेकंड हो। उसमें बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आए, सर हिंदी का भी वीडियोस बनाए, बहुत कम वीडियो बनाए हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए एक डेमो क्लास दे रहा हूँ, यानी कि टोटल यहाँ पर मात्र 10 से 11 प्रश्न आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेंगे हिंदी के। लेकिन ये प्रश्न इस प्रकार से रखे गए हैं कि हर एक प्रश्न की अच्छे से व्याख्या की है, यानी कि जो प्रश्न है उसकी सारी डिटेल में आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा, एक डेमो क्लास के माध्यम से। यदि इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स मिला, यानी कि वीडियो अच्छा चला, मुझे लगा कि नहीं यार ये वीडियो आगे भी करना चाहिए, तो इस प्रश्नों की संख्या में 30 से लगाकर 50 तक कर सकता हूँ एक वीडियो में, है ना। तो इसमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो ही मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा, नहीं तो मैं इस जो आपका डेमो क्लास है उसको यहीं बंद कर दूंगा। तो यहाँ पर आपको कितने प्रश्न मिलेंगे? लगभग 11 प्रश्न मिलेंगे, और हर एक प्रश्न की व्याख्या की है। रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए इंपोर्टेंट है, तो स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। अंत में हमें जरूर बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएगा। तो पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। देखिए यहाँ पर भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछा गया। यदि सीधा सीधा यहाँ पर पूछे तो हमें आंसर क्या देना है, और यदि और एक और प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, पहले इसके आंसर की तरफ चलते हुए, शब्द है, व्यंजन है, स्वर है या फिर वर्ण है। तो यदि भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछे तो आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए भैया? वर्ण होगा, है ना। ये लिखित रूप में होता है। क्या होता है भैया? लिखित रूप में। वैसे यहां पर मैंने समझाया तो यहीं पर आपको मैं बता देता हूं। यदि आपसे पूछे कि लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, या फिर सीधा सीधा आपसे पूछे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वो तो वर्ण है। लेकिन उच्चारित रूप में या फिर मौखिक रूप में पूछ ले कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो वो कौन सी होगी? आपकी ध्वनि होगी, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। और भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई के बारे में पूछ ले तो वो कौन सी होगी? आपकी शब्द होगी, है ना। तो तीनों को ध्यान में रखिएगा, तीनों के तीनों इंपोर्टेंट पॉइंट है ना। दूसरा प्रश्न, संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं उसे क्या कहते हैं, या फिर वो क्या कहलाते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज या फिर विदेशज क्या कहलाते हैं? सरल सा प्रश्न है, मुझे लगता है सभी इसका आंसर दे देंगे। आप सभी को आंसर भी देना है साथ में, है ना। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर भैया? संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं, ऐसे शब्द को क्या कहा जाता है भैया? तत्सम शब्द कहा जाता है। एक एक करके सारी डिटेल यहाँ पर रखिए ना, कि चारों विकल्पों को मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा, तो अच्छे से समझना है ना। तो यहाँ पर देखिए, तत्सम शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम, एक मिनट, हाँ, संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं उसे क्या कहते हैं भैया? तत्सम शब्द कहते हैं। जब मैं आपको इनको समझा दूंगा उसके बाद में जो इनके शब्द होते हैं, जैसे तत्सम शब्द किसे कहते हैं ये तो मैं आपको बता ही रहा हूं। इनके जो शब्द हैं वो मैं एक ही फोटो में आपको बता दूंगा, आगे इसके बारे में जिक्र करेंगे। देखिए, तत्सम शब्द के बारे में आपको बता चुका, लेकिन आपसे ये पूछ ले जो शब्द संस्कृत में आए हैं लेकिन हिंदी में उनका रूप बदल गया हो, ऐसे शब्द क्या कहते हैं? ऐसे शब्द को तद्भव शब्द कहते हैं। यहाँ पर उदाहरण में आगे आपको प्रस्तुत करूंगा, है ना। देशज शब्द किसे कहते हैं भैया? देशज शब्द की उत्पत्ति, यदि सीधा सीधा पूछ ले कि देशज शब्द की उत्पत्ति किसके योग से हुई है, तो देश प्लस जा के योग से हुई, जिसका अर्थ होता है देश में जन्मा। यानी कि देशज शब्दों का इस्तेमाल आम बोलचाल की भाषा में किया जाता है। आप तत्सम शब्द समझ गए, तद्भव शब्द और देशज शब्द। अब आता है एक विदेशज शब्द, जो कि देशज शब्द का उल्टा यानी कि इसका विपरीत है। यानी कि विदेशज शब्द क्या होता है? जो शब्द किसी विदेशी भाषा से लिए गए हों उसे क्या कहते हैं भैया? विदेशज शब्द कहते हैं। और विदेशज शब्द की उत्पत्ति के बारे में पूछे तो विदेश प्लस जा होगा, जिसका मतलब होता है विदेश में जन्मा। यहाँ पर देखिए, इसका मतलब होता है, देशज का शब्द होता है, अर्थ होता है देश में जन्मा, और विदेशज का मतलब होता है विदेश में जन्मा। ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम इनके उदाहरण की बात करेंगे एक फोटो के माध्यम से। यहाँ पर देखिए, एक साथ मैंने रखा है, यहाँ पर अलग अलग आपको दिखता है, लेकिन यहाँ पर फोटो के माध्यम से आपको बताया भैया तत्सम शब्द में, तद्भव शब्द में, देश शब्द और विदेश शब्द के उदाहरण क्या है। तो यहाँ पर तत्सम शब्द की हम बात करें तो देखिए, अग्रि होता है, और इसी का तद्भव शब्द क्या होता है? आग होता है ना। यहाँ पर तत्सम शब्द की हम बात कर ले तो अग्नि, वायु, माता, पिता और अश्रु, ये सभी के सभी किसके उदाहरण है भैया? तत्सम शब्द के हैं। तद्भव शब्द में कौन कौन से आएंगे भैया? आग, आंचल, आंसू, खेती और काम, ये सभी के सभी तद्भव शब्द के उदाहरण है। देश शब्द की हम बात करें, कटोरा, खिचड़ी, खिड़की, खिचड़ी, लोटा और लड़का, ये सभी के सभी देश शब्द में आते हैं। विदेश शब्द की हम बात करें तो अजीब, अमीर, आवाज, आईना और चरखा। प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि भाई कटोरा किस शब्द में आता है?
या फिर किस शब्द का है? तो आपको पता होना चाहिए भैया देश शब्द का उदाहरण है, या फिर आईना किस शब्द का उदाहरण है, ये पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए विदेश शब्द का है। आंसू के बारे में पूछ ले कि किस शब्द का उदाहरण है, तत्सम शब्द का है। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को पूछा जाता है। तो ये दूसरा प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है अलमारी शब्द है भैया किसका शब्द है? ये अरबी से लिया गया, फारसी से, पुर्तगाली से, या फिर परसोते, है ना, परतों से। इन पे जितने भी शब्द हैं वो एक एक करके बताएंगे। सबसे पहले आंसर जान लेते हैं, अलमारी जो शब्द है वो किसका रूप है? अरबी, फारसी, पुर्तगाली या फिर पश्तो का? यदि इस प्रकार से प्रश्न पूछे और आते ही हैं तो याद रखिएगा ये पुर्तगाली शब्द है। जो अलमारी शब्द है किसका है भैया? पुर्तगाली का है ना। तो याद रखिएगा तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं भैया कि अरबी में कौन कौन से शब्द हैं, फारसी में कौन कौन से हैं, उसके बाद में पुर्तगाली, तुर्की और पश्तो के बारे में बात करेंगे, है ना। एक एक करके बात करते हैं। पहले अरबी की बात कर लेते हैं। तो देखिए अरबी में आपके बहुत सारे हैं, यहाँ पर एक एक करके मैं बता देता हूँ जल्दी जल्दी, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जब भी आपको समय मिले पढ़ लीजिएगा, है ना। अजब, अजीब, अदालत, अक्ल, है ना, अल्लाह, आदमी, इज्जत, इलाज, ईमान, उम्र, एहसान, औरत, कमाल, कर्ज, किस्मत, किताब, कुर्सी, ख्याल, किस्म, जुलूस, जलसा, जवाब, जहाज, जिक्र, तमाम, तकदीर, तारीख, तकिया, तरक्की, दवा, दिमाग, दुनिया, नतीजा, नहर, नकल, फिक्र, फैसला, बहस, मुहावरा, मजबूर, मुकदमा, मुश्किल, मौसम, मुसाफिर, राय, लिफाफा, बारिश, शराब, हक, हजम, हिम्मत, हुक्म, हैजा, हकीम, हौसला और शाम, है ना। ये सब किसके शब्द है भैया? अरबी के हैं। यहाँ पर आपसे इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है जैसे कि जहाज है, जहाज किसका शब्द है? तो आपको पता होना चाहिए ये अरबी का शब्द है ना। फारसी के शब्द कौन कौन से भैया? आबरू है, आतिशबाजी है, आफत है, आराम है ना, आमदनी, आवारा, आवाज, उम्मीद, उस्ताद, कमीना, कारीगर, किसमिस, कुश्ती, खाक, खुद, खुदा, आपका खामोश, खुराक, गरम, गवा, गिरफ्तार, चश्मा, जोर, गुरमाना, तेज, दीवान, पेदा, बुखार, वापिस, सरकार, हजार, शादी, बर्फी, पुल, नापसंद, दंगल, तबाह, जिंदगी, चेहरा, गुलाब, है ना। ये सभी के सभी फारसी के शब्द हैं, याद रखिएगा। चादर, जलेबी, जागिर, तमाशा, दफ्तर, नापाक, पेश, लगाम, सितार, फरेब, चालाक, जहर, जादू, तनख्वाह, दिल, पाजामा, बारिश, लेकिन, सरदार और फरिश्ता। ये सभी के सभी जो मैंने आपको यहाँ पर नाम बताए, जैसे कि यहाँ पर पूछ लिया भाई नापाक किसका शब्द है, तो आपको पता होना चाहिए ये फारसी का शब्द है। बाकी और भी जो विकल्प हैं जिसमें पुर्तगाली भी था आपका, तुर्की नहीं था, लेकिन तुर्की का भी मैं बता देता हूँ, है ना। पुर्तगाली की हम बात करते हैं तो भैया अन्यास, अनानास हो गया, स्त्री हो गया, कर्नल हो गया, गोभी, स्त्री का याद रखिएगा ये किसका शब्द है भैया? पुर्तगाली का शब्द है। पादरी हो गया, संतरा, इस्पात, काफी, गोदाम, फीता, परात, कमीज, आलपीन, काजू, तो तोलिया, है ना। तोलिया के बारे में पूछा जाता तो याद रखिएगा पुर्तगाली शब्द है। बाल्टी हो गया आपका, बाल्टी का पूछा जाता। पिस्तौल, आया, कमरा का पूछा जाता, गमले का पूछा जाता। पपीता, मिस्त्री, तंबाकू, ये सभी किसके शब्द है भैया? पुर्तगाली शब्द है। साथ में आपको ये याद रखना, पहले ये बात कर लेते हैं, तुर्की में आपका उर्दू आ गया, है ना। केची, बेगम, खच्चर, बहादुर, चाकू, चम्मच, सराय, कुश्ता, ताश, बारूद, गनीमत, कलगी, दरोगा, लाश और तो, ये सभी के सभी किसके शब्द भैया? तुर्की के। ये पश्तो की बात करें, पठान, अखरोट, पठान के बारे में पूछा जाता है, याद रखिएगा पठान किसका शब्द है? पश्तो का है। अखरोट, हरबड़ी, गुंडा, पठाका, बाड़, खर्राटा, डेरा, भंडास, तहस नहस और गटागट, ये सभी किसके शब्द है भैया? पश्तो के। और भी यहाँ पर जैसे फ्रेंच के बारे में पूछे तो कारतूस हो गया आपका, कर्फ्यू हो गया, कूपन हो गया, अंग्रेज, लाम और बिगुल, ये सभी के सभी किसके शब्द है? फ्रेंच के। डच की बात करें तो त्रुप और बम। रूसी की बात करें तो रूबल, जार, मिग, वोदका, सोवियत, ये सभी के सभी रूसी शब्द हैं। चीनी शब्द कौन से भैया? चाय, लीची, चीनी, चीकू आदि, ये सभी चीनी शब्द है। जापानी शब्द में आपका रिक्शा हो गया, सुनामी आ गया। ये सारे के सारे आपको अच्छे से याद कर लेना है ना। कोई सा भी शब्द किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, जैसे कि यहाँ पर लीची के बारे में पूछ लिया, सुनामी के बारे में पूछ लिया, तो आपको पता होना चाहिए किसका शब्द है। तो ये आपका तीसरा प्रश्न कंप्लीट हो गया, है ना। इसी प्रकार से और भी वीडियो चाहिए तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आने वाले समय में और इन प्रश्नों की संख्या बढ़ाकर आपको वीडियो दे दिया जाएगा। नौका शब्द का पर्याय यहाँ पर पूछा गया है, क्या होगा भैया? तने होगा, तरी होगा, तरणी होगा या फिर तरणीजा होगा। नौका शब्द का पर्याय क्या होगा ये पूछा गया है। 4 का सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा भैया नौका शब्द का जो पर्याय होगा तरी होगा। इन चारों विकल्पों के बारे में एक बार देख लेते हैं। तरी, ये यहाँ पर नौका लिखना था मेरे को, ये नौका हो गया आपका, और यहाँ पर ये तरी हो गया, है ना। यानी कि नौका के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं?
यहाँ पर जरूरी नहीं कि नौका का तरी ही विकल्प में दे, यहाँ पर आपसे विकल्प में जैसे तरीके न देते हुए तरनी दे दे, डोंगी दे दे, नाव, जलयान, नैया, है ना, इनमें से किसी प्रकार से भी विकल्प आ सकता है। जैसे कि विकल्प में और भी 3 विकल्प थे जिसमें आपका तनय था, है ना। तनय का पर्यायवाची शब्द क्या होता है भैया? पुत्र होता है, आत्मज होता है, सुत होता है, लड़का होता है, बेटा, औरस और पूत, है ना। ये सभी के सभी किसके पर्यायवाची शब्द है? तनय के। तरणी की हम बात करें तो भैया तरणी को क्या कहा जाता है? सॉरी, तरंगणी को क्या कहा जाता है? नदी कहा जाता है। और सरिता, दरिया, अपना, सॉरी, अपगा, तटिनी, सलीला, स्त्रोत, शिवनी, क्लोलिनी और प्रवाहिनी, ये सभी के सभी किसके पर्यायवाची शब्द? भैया तरंगणी कह लीजिए या फिर नदी कह लीजिए, है ना। और देखिए यहाँ पर तरंगणी अलग है और तरणिजा अलग है। तरणिजा का पर्यायवाची शब्द क्या है भैया? तरणिजा का पर्यायवाची शब्द होता है यमुना, या फिर यमुना का पर्यायवाची शब्द होता है तरणिजा, तरणिजा, है ना। इसमें यमुना आ गया, आपका कालिंदी आ गया, सूर्यजा आ गया, अज, रवित नया आ गया, यमुना, है ना, कृष्णा, रविसुता, कालगंगा, भानुजा, अर्कजा, अक्र और यम भगनी, ये सभी के सभी किसके पर्यायवाची शब्द है भैया? तरनिजा के पर्यायवाची शब्द हैं। तो याद रखिएगा, नौका, तनय, तरंगनी और तरनिजा, इन सभी के पर्यायवाची शब्द स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा, है ना। यह आपका चौथा प्रश्न समाप्त हो गया। 5वां प्रश्न है, साक्षर शब्द का विलोम क्या है भैया? साक्षर शब्द का विलोम शब्द पूछा गया है। अशिक्षित होगा, अनपढ़ होगा, सुरक्षर होगा या फिर निरक्षर होगा। ये प्रश्न के बाद में कुछ लगभग मैं 20 का आपको विलोम शब्द बताऊंगा, उनको याद कर लीजिएगा, इंपोर्टेंट रहेंगे आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो साक्षर शब्द का विलोम शब्द पूछा गया है, तो याद रखिएगा, साक्षर का होता है निरक्षर। क्या होता है भैया? निरक्षर होता है ना। अनपढ़ नहीं होगा आपका, निरक्षर होगा, ना ही सुरक्षर होगा। क्या होगा? निरक्षर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पर 20 में यहाँ पर आपको विलोम शब्द बताऊंगा, जैसे कि कल का क्या होगा विलोम शब्द? आज होता है। क्रम का आपका व्यक्ति क्रम होता है। कनी का आपका वरी होगा। कार्य का आपका अकार्य होगा। कठिन का आपका सरल होगा। क्रूर का आपका अक्रूर होगा। कुकृति का सुकृति होगा। कलुष का आपका निष्कलुष होगा। कुख्यात का आपका विख्यात होगा। कनिष्ठ का आपका ज्येष्ठ होगा, है ना। वैसे ही कपूत का सपूत होगा। कृष्ण का शुक्ल होगा। कुसुम का आपका वज्र होगा। कलंक का आपका निष्कलंक होगा। कदाचार का आपका सदाचार होगा। कर्कश का आपका सुनील होगा। कसूरवार का बेकसूर होगा। कटु का मधुर होगा। क्रिया का प्रतिक्रिया होगा। और कृतज्ञ का क्या होगा भैया? कृतज्ञ होगा। तो ये आपके जो 20 आपको मैंने शब्द बताए हैं, ये सभी एक दूसरे के विलोम शब्द हैं, आपको पता होना चाहिए, सारे के सारे इंपोर्टेंट हैं। आगे हम बात करेंगे। 5वां प्रश्न आपका समाप्त हो गया। 6ठा प्रश्न है, वन में लगने वाली आग, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? इसके लिए वन में लगने वाली आग को क्या कहेंगे? बड़वाग्नि कहेंगे, विरहाग्नि कहेंगे, दावाग्नि कहेंगे या फिर जठराग्नि कहेंगे? याद रखिएगा, इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो वन में लगने वाली आग को क्या कहेंगे? एक शब्द में दावाग्नि कहेंगे। क्या कहेंगे भैया? दावाग्नि कहेंगे। और भी यहाँ पर थोड़े से मैं वाक्यांश बताऊंगा, पहले 4 विकल्पों को देख लेते हैं। भाई बड़वाग्नि किसे कहते हैं? जो समुद्र के अंदर लगने वाली आग को क्या कहेंगे? बड़वाग्नि कहेंगे। यदि आपसे पूछे समुद्र के अंदर लगने वाली आग को क्या कहते हैं, तो बड़वाग्नि कहते हैं। विरह के शोक में डूबी हुई गोपियों के भीतर की जो अग्नि होती है उसे विरहाग्नि कहते हैं, जो कि विकल्प में है ना। पेट में लगने वाली आग को क्या कहेंगे भैया? जठराग्नि कहेंगे। तो इन तीनों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। कुछ अनेक शब्द के एक शब्द मैंने यहाँ पर रखे हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। किसी पद का उम्मीदवार को क्या कहेंगे? प्रत्याशी कहेंगे। कीर्तिमान पुरुष को यशस्वी कहेंगे। कम खर्च करने वाले को मितव्ययी कहेंगे। कम जानने वाले को अल्पज्ञ कहेंगे। कम बोलने वाले को मितभाषी कहेंगे। कम अक्ल वाला को अल्प बुद्धि कहेंगे। कठिनाई से समझने योग्य को दुर्भोग्य कहेंगे, दुर्बोध कहेंगे। कल्पना से परे हो उसे कल्पनातीत कहेंगे। किसी की हंसी उड़ाना उसे उपहास कहेंगे। और कुछ दिनों तक बने रहने वाले को क्या कहेंगे भैया? टिकाऊ कहेंगे। ये 8 थे अनेक शब्द के एक शब्द, 10 थे जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए, 6ठा प्रश्न आपका समाप्त हो चुका है। 7वां प्रश्न है, हिंदी भाषा में लिंग के कितने भेद होते हैं? 3, 2, 4, 5। मुझे लगता है सभी को पता है। कितने होते भैया हिंदी भाषा में लिंग के भेद? तो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। और सरल सा प्रश्न है, आप सभी को पता होगा भैया। पुल्लिंग इन शब्दों में
पुरुष जाति का पता चले उसे पुल्लिंग कहेंगे, और जिन शब्दों में स्त्री जाति का पता चले उसे स्त्रीलिंग कहेंगे। कुछ उदाहरण भी यहाँ पर मैंने प्रस्तुत किए हैं, जैसे कि पुल्लिंग में आपका श्रीमान आ जाएगा, बलवान आ जाएगा, पुत्रवान आ जाएगा, बुद्धिमान आ जाएगा, है ना। और यहाँ पर श्रीमान का यदि हम स्त्रीलिंग करें तो श्रीमती होगा, बलवान का बलवंती होगा, पुत्रवान का पुत्रवती होगा, बुद्धिमान का बुद्धिमती होगा। तो ये सारे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग और भी बहुत सारे होंगे, लेकिन इससे आपको पता चल जाएगा किस प्रकार के पुल्लिंग होते हैं और किस प्रकार के स्त्रीलिंग होते हैं। चलिए, आठवां प्रश्न, कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है? हमेशा एक वचन में, चाहे आप उसको, यदि प्रश्न आ जाए कि भाई कौन सा वो बहुवचन है और ये यदि विकल्प में हो तो हमेशा वो गलत रहेगा। एक वचन में हमेशा वो प्रयुक्त होगा। उन विकल्पों को चुनना भैया, बारिश, दर्शन, होश या फिर हस्ताक्षर। तो याद रखिएगा, जब एक वचन में प्रयुक्त शब्द के बारे में पूछे तो होगा आपका बारिश। बारिश का आप बहुवचन नहीं बना सकते, है ना, यह हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होगा। लेकिन यहाँ पर आपका दर्शन, होश और हस्ताक्षर, इसे आप एक वचन नहीं बना सकते। कहने का मतलब है आप एक वचन में प्रयुक्त जो होगा बारिश होगा, लेकिन दर्शन, होश, हस्ताक्षर ये सभी क्या है भैया, बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं, इसे आप एक वचन नहीं बना सकते। जैसे कि यहाँ पर मैंने स्पष्ट रूप से आपको बताया भी है कि जो शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं उसमें आपका बारिश हो गया, पानी, दूध, घी, दही, आकाश, जनता, सत्य, प्रेम, चांदी। कहने का मतलब इसे आप बहुवचन के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं बना सकते। लेकिन जो बहुवचन शब्द है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं उसमें आपका आंसू, दर्शन, प्राण, अक्षत, बाल, लोक, हस्ताक्षर, होश, नेत्र, समाचार, ये सभी के सभी आपके बहुवचन में चले जाएंगे। इनको आप एक वचन में नहीं तब्दील कर सकते और एक वचन को बहुवचन में तब्दील नहीं कर सकते, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है ना। ये आपका 8 प्रश्न कंप्लीट हो गए। 9वां प्रश्न है, जिन शब्दों का रूप सदैव समान रहता है उन्हें क्या कहेंगे भैया? अवयव, वचन, क्रिया या फिर लिंग। क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अवयव। यदि यहाँ पर विकार शब्द भी होता तो आपका करेक्ट आंसर होता, क्योंकि अवयव को ही क्या कहते हैं? विकार शब्द कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अवयव को विकारी शब्द भी कहते हैं। और अवयव की हम बात करें, यदि यहाँ पर सीधा सीधा आपसे ना पूछा जाए कि भाई जिन शब्दों का रूप सदैव समान रहता है उसे अवयव कहते हैं, या फिर इस प्रकार से भी आपसे पूछा जा सकता है कि जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे भी क्या कहा जाता है? अवयव या फिर अविकारी शब्द कहा जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर विकारी बता दिया है ना, सॉरी, ये विकारी नहीं होगा, अविकारी होगा, है ना। इसको क्या कहेंगे? अविकारी कहेंगे, है ना, क्षमा चाहेंगे, इसको क्या कहेंगे? अविकारी कहेंगे। अब यहाँ पर उदाहरण की बात करें तो इसमें आपका जब, तब, अभी, उधर, वहां, इधर, कब, क्यों, वह, आ, ठीक, अरे, और, तथा, एवं, किंतु, परंतु, बल्कि आदि, ये सब क्या है? ये किसके उदाहरण है? तो याद रखिएगा ये सभी के सभी अवयव के उदाहरण हैं। यदि हम अवयव के भेद की बात करें तो कितने प्रकार के होंगे भैया? 5 प्रकार के। क्रिया विशेषण, संबोध, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विषयादिबोधक और निपात। यहाँ पर मैं आपको ऊपर ऊपर यानी कि आपको इनके अंदर की चीजें नहीं बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इस पर एक मैं ऑलरेडी अलग सा टॉपिक ले आऊंगा जिससे कि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, है ना। थोड़ा सा मैं चार्ज लगा देता हूँ, थोड़ा सा 1 मिनट लूंगा आपका। चलिए, तो ये जो 5 प्रकार है इनको मैं एक एक करके आपको किसी वीडियो में अलग से समझा दूंगा, है ना। तो यहाँ पर जो आंसर मैं आपको बता चुका हूं, है ना, यहाँ पर ये याद रखिएगा कि अवयव के कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं। और 10वें प्रश्न को चलेंगे भैया, उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? जो उपसर्ग शब्द है, शब्द के आदि में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, या फिर इनमें से कोई नहीं। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर ये समझे कि सर ने विकल्प को गलत रख दिया, या फिर जो विकल्प होता है उपसर्ग का प्रयोग वो तो है ही नहीं। जैसे कि जो शब्द होता है वो प्रारंभ में होता, सभी को पता उपसर्ग, लेकिन ये याद रखिएगा कि उपसर्ग का जो प्रयोग है शब्द के आदि में होता है, और इसे ही क्या कहेंगे? उपसर्ग का प्रयोग शब्द के जो प्रारंभ में होता है उसे ही शब्द के आदि कहते हैं। शब्द के आदि का मतलब ही क्या होता है? शब्द का प्रारंभ होता है, ये याद रखिएगा। इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो पहला वाला विकल्प आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि उपसर्ग का प्रयोग शब्द के प्रारंभ में यानी कि शब्द के आदि में होता है, और प्रत्यय का जो प्रयोग होता है वो शब्द के अंत में होता है, जो कि आपको पता होगा। कुछ उदाहरण यहाँ पर मैंने प्रस्तुत किए हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर पहले हम उपसर्ग की बात करें, फिर प्रत्यय के उदाहरण की बात करें। तो जैसे कि विराट शब्द आपसे पूछ लिया कि विराट में उपसर्ग कौन सा लगा हुआ है, कौन सा शब्द उपसर्ग है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई उपसर्ग हमेशा कहाँ पर लगता है? आगे लगता है। जैसे कि प्रत्यय कहाँ पर लगता है? हमेशा पीछे लगता है यहाँ पर,
है ना। तो विराट में उपसर्ग क्या होगा आपका वी होगा। मूल शब्द भी पूछ लिया जाता है तो मूल शब्द क्या होगा आपका राट होगा। असंख्य में आपका अ उपसर्ग होगा, आपका संख्य मूल शब्द होगा। प्रसिद्धि में आपका प्र उपसर्ग लगा हुआ है। समर्पित में आपका सम लगा हुआ है। आकर्षित में आपका आ लगा हुआ है। उपकरण में आपका उप लगा हुआ है। प्रकाशित में प्र लगा हुआ है। अत्यंत में आपका अति और परिणाम में आपका परि। जितने भी हैं ये सारे के सारे उपसर्ग लगे हुए हैं। और हमेशा याद रखिएगा उपसर्ग हमेशा आगे लगता है और प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है। जैसे कि सामाजिक में कौन सा प्रत्यय भैया, इक प्रत्यय है, ये इसका मूल शब्द हो गया है ना, इसको मूल शब्द आप कह सकते हैं, ये मूल शब्द हो गया और ये आपका प्रत्यय हो गया। सो यहाँ पर सुगंधित में आपका इत प्रत्यय लगा हुआ है। मिठास में आपका आस प्रत्यय लगा हुआ है। लुहार में आपका आर। नाटककार में आपका कार। बड़ाई में आपका आई और होनार में आपका हार, है ना। तो यहाँ पर ये हो गया आपके उपसर्ग और ये हो गई आपके प्रत्यय। आ गया समझ में। आगे और अंतिम प्रश्न, जैसा कि मैंने 11 प्रश्न की बात की थी, तो ये 11वां प्रश्न और मुझे जहां तक लग रहा है लगभग 50 से 100 प्रश्न आपके इस वीडियो में ही कंप्लीट हो गए होंगे। हिमालय शब्द का संधि विच्छेद पूछा गया है। हिमा प्लस लई, हिमा प्लस अलई, हिमा प्लस आलई या फिर हिम प्लस आलई। हिमालय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सही आंसर क्या होगा इसका भैया? आपका होगा हिम प्लस आलई, है ना। क्या होगा? हीम प्लस आलय। यहां पर इसको समझेंगे कि भैया इसमें संधि कौन सी, किसका उदाहरण है। तो हीम प्लस आलय किसका है उदाहरण है भैया? दीर्घ स्वर संधि का है। पहले हम जानेंगे कि संधि किसे कहते हैं। दो शब्दों या फिर वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं भैया? हमेशा याद रखिएगा, संधि कहते हैं। संधि के प्रकार मैंने यहाँ पर डिटेल नहीं रखी है ना। क्यों नहीं रखी? इस पर एक प्रॉपरली वीडियो बनाऊंगा संधि पर, उस पर हर एक चीज को आपको डिटेल में बता दूंगा। जो इंपोर्टेंट जानकारी है वो मैंने यहाँ पर रखी कि भैया संधि कितने प्रकार की होती है। 3 प्रकार की। एक होती है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और इसमें स्वर संधि में भी भेद होते हैं। तो स्वर संधि में कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं, आपको पता होना चाहिए। दीर्घ स्वर संधि जो कि हमने प्रश्न में भी जाना, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादी स्वर संधि, है ना। ये कितने भेद हो गए आपके? 5 भेद हो गए। तो इन 5 भेद के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो ये आपके 11 प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट हो गए। ये एक डेमो क्लास दे रहा हूं मैं आपको। यदि इसमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो आगे भी इसी प्रकार से वीडियो बनाऊंगा, हर एक प्रश्न की आपको डिटेल दूंगा, ये मेरा वादा है। लेकिन आपको करना क्या है? वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और कमेंट करके जरूर बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा, है ना। तो जल्द ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।